स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज देखने वाले हैं स्केच साइंस प्रैक्टिस सेट 28। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 27 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्या देखने वाले हैं, आज प्रैक्टिस सेट 28 देखने वाले हैं और ये स्केच है रेलवे सामान्य विज्ञान का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, देखिए गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम क्या होता है, तो प्रथम जो नियम होता है ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला गति का नियम है। ठीक है, ये वेग समय को बताता है, याद रखिएगा ये वेग और समय को बताता है। द्वितीय की बात की जाए तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको विस्थापन और समय को बताता है। और तृतीय क्या होता है, तृतीय होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी ये विस्थापन और वेग को बताता है। तो तृतीय यहाँ क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं u क्या होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है और v होता है फाइनल वेलोसिटी। a आपका त्वरण होता है, t आपका टाइम होता है, ठीक है, और s आपका डिस्टेंस होता है जो t समय में चला गया दूरी होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे u हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। t हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। s हमसे पूछ रहा है, स्मॉल g हम क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ऊपर से गिराया जाता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये u 0 है तो इसको 0 कर देगा, हमको वैल्यू निकालना है हाफ जी टी स्क्वायर का। तो 1/2, जी का मान 10 है तो 10, टी का मान 4 है तो 16, 2 से 16 को काट देंगे 8, 8 दहा 80, कितना हो जाएगा 80 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जी टी हो जाता है जब ऊपर से गिरता है। ठीक है, तो जी टी प्लस होता है, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जी माइनस में लेते हैं। ठीक है, बात को समझ गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन, खींचने का एक उदाहरण क्या होता है। तो खींचने का उदाहरण दरवाज़ा ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। खींचे जब आप देखे होंगे जब अपना राष्ट्र जो ये है ध्वज है उसको जब फहराया जाता है तो उसके एक डोरी को हम खींचते हैं तो हमारा राष्ट्र ध्वज फहर जाता है। तो ध्वज को फहराना खींचने का एक अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में, एएलपी में और रेलवे जेई में और एसएससी के भी बहुत सारे एग्जामों में ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि बड़ा जी का मान क्या होता है। बड़ा जी का जो मान होता है वो होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये जो होता है उसका जो वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए सब यहाँ पे तो दो वैल्यू, एक वैल्यू 6.67 होगा नहीं तो इसको पहले काट दीजिए। ये सारे वैल्यू सेम है। ठीक है, 10⁻11 -11 -11। लेकिन अब यहाँ न्यूटन मीटर की बात है तो इस पर न्यूटन नहीं दिया तो इसको काट दीजिए। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2 दिया है तो ये भी नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू आप सही से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें, यानी कि गलत कथन कौन सा है वो चुनना है।
गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी मध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। गलत है, गलत यही है। जब भी अगर आप लिफ्ट में हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका वजन वास्तविक भार से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है यदि इसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाए, इसके बॉब का द्रव्यमान। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब कह रहा है कि अगर आवर्तकाल दुगना कर दिया जाए, अगर हम आवर्तकाल को दुगना कर दें, यानी अगर इसको दुगना कर दें तो ये t क्या हो जाएगा? 4, 2 दूना यानी कि 4 हो जाएगा। ये 2 और 2 4 पाई हो जाएगा। तो इसे हम देखेंगे तो 2 गुना टी हो जाएगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू का टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर इसे दोगुना कर दें तो ये टी से क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई गुना 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा? आवर्तकाल इसका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? मान लीजिए टी बराबर 2 पाई, इसके लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो एल से क्या कर देंगे? 4l कर देंगे। तो 4l बट्टा जी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 गुना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? दोगुना करने के लिए आवर्तकाल को दुगुना करना है तो इसकी लंबाई को क्या करना होगा? 4 गुना करना होगा। तब जाके इसकी लंबाई को 4 गुना कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध को समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में उसको क्या कहा जाता है? उसे होमोनाइजेशन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक पाश्चराइजेशन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के लिए तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, उसे पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप जान लीजिए, ये होमोनाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? पदार्थ का घनत्व, अपेक्षित घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। तो कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो भाई अगर आप लोग लाइक कीजिएगा तो भाई का भी मनोबल बढ़ा रहेगा। देखिए हम उस सिचुएशन के बाद भी हम आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं कि नहीं, आप सभी लोग का इंतज़ार रहता है। चलिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो ये आपको रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है यानी फ्रिज, इसमें प्रशीतक के रूप में NH3 फ्रीजन या R12 गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए गुप्त ऊष्मा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m0L2T-2। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको बीमा आपको जानने के लिए इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किसी भी का बीमा कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए ट्रिक भी मैं लेके वो वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा घर पे भी काम रहता है और बड़े पापा का तबीयत सही नहीं होने के कारण थोड़ा सा परेशानी हो गया है।
ठीक है, लेकिन आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए दर्शाए गए परिपथ में मिश्रित प्रतिरोध होगा। इसका मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? देखिए यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे 8 ओम। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में अगर निकालना होता है तो दोनों का गुणनफल पहले कर लेंगे और बट्टे में दोनों का योग कर लेंगे। तो ये 8 8 64, ये 8 8 16, यानी ये प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। यानी इसका टोटल 4 ओम का आ जाएगा। ये तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/R1 आर इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। तो इसका 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/9। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3 के 9, यानी कि आर इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 3। अब ये 4 आया था और ये 3 आया है, ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जब ये दोनों सीरीज में आ गए तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7 ओम। तो इस परिपथ से हमें क्या प्राप्त मिला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 ओम हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सीरीज में डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 + R2 होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में कैपेसिटर इसके जस्ट उल्टा होता है। बात को समझिएगा, ये जब रेजिस्टेंस दिया रहे तो आर इक्विवेलेंट सीधे जुड़ जाता है R1 + R2। अब वही पैरेलल होता है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/रेजिस्टेंस 1 बटा 1/रेजिस्टेंस 2 प्लस 1/रेजिस्टेंस 3। ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में अगर सीरीज में जुड़ा जाता है तो इसके पैरेलल की तरह काम करता है, और पैरेलल में जुड़ा रहता है तो इसके सीरीज की तरह काम करता है, जस्ट इसके उल्टा काम करता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। चलिए मैंने उल्टा काम करता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? कैसे निकलते हैं? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 11 + 12 यानी कि 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनऑक्सी अम्ल या हाइड्रोसिड्स। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऑक्सी एसिड वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन संयुक्त रहता है उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देता है। तो क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को ये नीला रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जल में अविलेय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान तत्व के आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होते हैं। ठीक है, वर्ग एक में जिसका स्थान सबसे बाईं ओर होता है उसमें क्षारीय धातु रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2OZ है, X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। यानी कि अगर एक X ऑक्साइड है, अगर वो X2O3 करता है तो X का आवर्त सारणी में किसका हो सकता है? यानी कि एल्युमिनियम का की भांति समान समूह में संभावना क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल की बात की जाए, ऑक्सीकारक एवं कारक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? तो नोबेल धातु कौन है? तो नोबेल धातु लोहा, चांदी, कांस, एल्युमिनियम। तो नोबेल धातु कौन सी है? तो चांदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, जिसे हम CH3COOH कहते हैं। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड इसे कहा जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3CO, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसे एथेनोइक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो वो आपको नाभिक को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाभिक या केंद्र पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट की बात की जाए तो ये मछली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे जीव जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उसे होमोडोंट कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली आदि। ठीक है, तो निम्नलिखित में से इन सभी में से क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन का, तो ये ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लोहा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो डैश मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? किस मांसपेशियों को? तो अनैच्छिक, रेखित, हृदय ऐच्छिक, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शरीर का 50% भाग ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा के अनुसार गति करती है। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारे इच्छा के, जैसे हमारा इच्छा हुआ हाथ उठाने का तो हमने हाथ उठा दिया। ठीक है, तो शरीर का 50% भाग इसी मांसपेशी से बना होता है, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी से। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? ये जीन होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीन को आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं। ठीक है, जीन का खोज की बात की जाए तो जोहानसन ने किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक लिंगी पुष्प होता है। तो कौन सा एक लिंगी पुष्प होता है? पपीता, सरसों, गुड़हल या सूरजमुखी? तो पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, वैसा फूल जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक पाया जाता है वही एक लिंगी फूल कहलाता है। जैसे कदुआ हो गया, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, पपीता हो गया, तार हो गया, नारियल हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक लिंगी जो है पुष्प होते हैं। या अगर कहा जाए द्विलिंगी पुष्प अगर हम देखें तो वैसा फूल जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे सरसों, गुलाब, सूरजमुखी, गुड़हल, धतूरा, ये सब क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।